आम जन के लिए कोई सुविधा वाला कोई सिस्टम नहीं है। हम अभी 50 मेंबर है गाड़ी में, हमें रात को सोना है, लेकिन हम कहाँ जावे उसका भी हमें पता नहीं चल रहा। स्टेशनों में बैठे तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट में या मीडिया में बाइट रेल मंत्री दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति आप देख सकते हैं। आज के ललन टॉप शो में हम प्रमुखता से बात करेंगे प्रयागराज की। कल यानी 12 फरवरी को होने वाले शाही स्नान के पहले स्थिति अब फिर से संकटप्रद दिख रही है। संकट क्यों? सड़कें और ट्रेनें सब जाम हैं। जो गाड़ी जहां से चली कई घंटे बीतने के बाद भी कुछ एक वहीं खड़ी रह गई। और जब ऐसी स्थिति आई तो राजनीति ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा एक बयान, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी अधिकारियों को चेतावनी, काम सही से करो वरना सस्पेंड। जानेंगे आज विस्तार से प्रयागराज का हाल, अपने रिपोर्टर्स की मदद से प्रशासन के निर्देश भी जानेंगे। इसके बाद रुख करेंगे पंजाब का, जहां चर्चा है सरकार के पलटने की, और आखिरी में दिन की जरूरी सुर्खियां। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL and Sensodyne K। सबसे पहले बात महाकुंभ की। कल के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि कुंभ के चलते प्रयागराज में एंट्री के सारे रास्तों पर ट्रैफिक जैम है। कुछ लोग कार में कैद तो कुछ ने गाड़ियां बीच रास्ते में खड़ी कर दी। लोग 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद संगम तक पहुंच पा रहे हैं। अब क्या स्थिति है? लगभग वही। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के मुताबिक बीते 3 दिन से रोजाना 5 लाख निजी वाहन प्रयागराज में दाखिल हो रहे हैं, जिसके चलते जाम की समस्या और बढ़ती जा रही है। इसका असर आसपास के जनपदों पर भी पड़ रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अयोध्या के राम मंदिर में भी ऐसी ही स्थिति है। प्रयागराज में वाहनों की संख्या ना बढ़े, इसके लिए अन्य शहरों को प्रयागराज से जोड़ने वाले रास्तों पर 112 जगह पार्किंग बनाई गई है, लेकिन स्थिति में अभी कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा। सवाल है कि ऐसी स्थिति बनी क्यों? क्योंकि 12 फरवरी के दिन माघ पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन आयोजित है एक और अमृत स्नान, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ग्राउंड की वस्तु स्थिति जानते हैं वहां मौजूद अपने रिपोर्टर्स से। महाकुंभ क्षेत्र आज सुबह 4 बजे से नो व्हीकल जोन हो गया है। कोई व्हीकल यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज शाम 5 बजे से महाकुंभ क्षेत्र के अलावा प्रयागराज शहर भी नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि प्रयागराज शहर से जो मूवमेंट हो रहा था गाड़ियों का, वो लोड कम पड़ेगा, क्योंकि अगर उस लोड को नहीं रोका जाता तो यहाँ पर हालात बिगड़ सकते थे। जिस तरीके की भीड़ बढ़ रही है, अब तस्वीरें भी दिखाता चलूं मैं कुछ आपको। आज की तस्वीर आप देखेंगे कि जो श्रद्धालुओं का तांता है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। केवल एक दिन माघी पूर्णिमा को शेष है। अभी तक ये लग रहा था कि ये पब्लिक इसलिए आ रही है क्योंकि उसने सोचा कि इस वक्त भीड़ कम होगी, ये जरूर एक फैक्टर है। लेकिन अब ये बात साफ है कि ये जो पब्लिक है ये इसलिए भी आई है क्योंकि उन्हें माघ खत्म होने से पहले स्नान लेना है, अमृत स्नान लेना है इसलिए। और 12 तारीख कल आखिरी तारीख है, तो ऐसे में वो ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। कल कल्पवासियों का भी स्नान है। कल्पवासी भी कल के माघ के स्नान के बाद वापस अपने अपने गंतव्य चले जाएंगे। सन्यासी अखाड़े लगभग जा ही चुके हैं। तो ऐसे में अब जो लोड यहाँ बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये साफ किया गया है कि शाम को प्रयागराज का जो शहर है वहां भी नो व्हीकल जोन रहेगा। केवल जो आकस्मिक घटना कोई ऐसी होती है, कोई ऐसी गाड़ियां होती हैं, उनको अलाउड किया जाएगा, बाकी अलाउंस नहीं रहेगी। बस बैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ये तो सड़क की स्थिति हुई। ट्रेन का क्या हाल है? स्नान के चलते रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लगी हुई है। ट्रेन के AC कोच में घुसने के लिए यात्रियों ने कुछ एक जगह तोड़फोड़ भी की। मसलन उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रयागराज जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों ने जबरदस्ती घुसने के लिए AC कोच का शीशा तोड़ दिया। वहीं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे स्टेशनों पर खड़े होने तक की जगह मुश्किल है। यहाँ से प्रयागराज आने वाली गाड़ियों के AC कोच में श्रद्धालुओं की भीड़ भरी है। महिलाएं और बच्चे फर्श पर बैठे हैं। रिजर्व टिकट लिए लोगों को सीट पर बैठने तक की जगह मुश्किल से मिल रही है। रेल मंत्री कह रहे हैं कि हजारों वैकल्पिक ट्रेनें दे रहे हैं, स्पेशल फेयर ट्रेनें। एक तो घंटों लेट चल रही है, लोग भूखे प्यासे स्टेशनों में बैठे तड़प रहे हैं, लेकिन
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यात्रियों को पूरी सीट नहीं मिल पा रही है। मैं अभी इसी ट्रेन को पकड़ने के लिए आया, हालांकि स्थितियां ऐसी हैं कि मैं इसको पकड़ने में असमर्थ हूं। अब व्यवस्था के कुछ दृश्य बिहार से भी आए। यहाँ के मधुबनी स्टेशन पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की एसी कोच में जब कुंभ की ओर आ रहे श्रद्धालुओं ने उसमें अंदर जाने की कोशिश की तो पहले से अंदर मौजूद यात्रियों ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद गुस्साए यात्रियों ने एसी कोच का कांच तोड़ दिया। बिहार के समस्तीपुर स्टेशन पर भी यात्रियों की इमरजेंसी खिड़कियों से धक्का देकर अंदर घुसने के दृश्य सामने आए। इस मसले को और समझने के लिए हमने रेलवे बीट कवर करने वाले पत्रकारों से बात की। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन आई है और इसमें लगेज जो है, लगेज वाले कोच में जो है वो तमाम लोग अब बैठे हुए हैं, बैठकर सफर कर रहे हैं। जरा अंदर दिखाइएगा चलते हुए किस तरह से लोग यहाँ पर जा रहे हैं। लगेज वाले जो कोच है वो भी खाली नहीं है, तो तमाम श्रद्धालु जो है वो जा रहे हैं प्रयागराज की तरफ। ये तो प्रयागराज पहुंचने की कोशिश है। अनुमानों के मुताबिक श्रद्धालुओं के इस हुजूम के आज देर रात तक प्रयागराज पहुंचने की संभावना है, जहां पहले से ही हर जगह जाम लगा है। ऐसे में सवाल है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत और डीआईजी अजय पाल शर्मा सड़क पर उतरे हैं। 10 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को भी विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचा। 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को भी तैनात किया गया है। 17 फरवरी तक ये सभी प्रयागराज में ही रहेंगे। वहीं 10 फरवरी को ही सीएम योगी ने महाकुंभ की समीक्षा बैठक भी की। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ और जाम पर उन्होंने अफसरों की क्लास लगाई। अखबारी रपटों के मुताबिक सीएम ने एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण को चेतावनी भी दी। सीएम ने कहा, महाकुंभ की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या शहर का ट्रैफिक, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। इसके अलावा मीटिंग में सीएम ने कुंभ के लिए कई निर्देश भी दिए। मसलन महाकुंभ मार्ग पर यातायात न रुके, पार्किंग स्थलों का प्रबंध करें, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, पार्किंग स्थल से मेला परिसर तक शटल बसों की संख्या बढ़ाई जाए, प्रयागराज से सटे जिलों के अफसर वहां के प्रशासन से तालमेल बनाए रखें, शहर के किसी स्टेशन पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें। अब सिर्फ मेला क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रयागराज शहर को भी इन्हीं तैयारियों के चलते नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। वीवीआई पास भी रद्द कर दिए गए हैं, यानी अगर आप ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो स्टेशन से पैदल ही संगम तक जाना पड़ेगा और अगर अपने वाहन से जाने वाले हैं तो शहर के बाहर ही गाड़ी पार्क करनी होगी। इस बारे में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि हर दिन लाखों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों और लोगों की आवाजाही को मैनेज करना किसी भी प्रशासन या पुलिस बल के लिए अब तक की सबसे कठिन चुनौती है। वहीं प्रयागराज के आईजी तरुण गाबा ने यातायात व्यवस्था और तमाम तैयारियों पर यह बयान दिया। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो क्लोज की पार्किंग्स हैं जब वो भर जाती हैं तो हमें उससे अगली निकटतम पार्किंग को एक्टिवेट करना होता है और वहां पर हम श्रद्धालुगण को डाइवर्ट करते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उन्हीं पार्किंग्स में जाएं जहां पर उनको डायरेक्ट किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10 फरवरी को प्रयागराज की रेल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। महाकुंभ की व्यवस्था का मुद्दा संसद में भी उठा। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब आपको जमीन की समस्याएं ही नहीं दिखती। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं और फिर
चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी दर्शन की बात पर विपक्षियों पर तीखा हमला किया। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने ट्रैफिक अव्यवस्थाओं को खारिज करते हुए कहा, अब वहां हम न पड़े, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो भी महाकुंभ में आए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी भी जो बचे हुए दिन हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। आप आइए और अफवाहों में न पड़े। फिलहाल श्रद्धालुओं का रेला लगातार प्रयागराज पहुंच रहा है। आखिर में हम वही कहेंगे जो पहले भी कह चुके हैं, अगर आप प्रयागराज जाना चाह रहे हैं तो कुछ दिन का विचार और विश्राम कर लें। संभव हो तो अभी यात्रा ना करें, आगे की तारीखों पर, क्योंकि 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक कुंभ चल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। अगर फिर भी जा रहे हैं तो देखें कि क्या आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे भी हैं, उसके हिसाब से फैसला लें। अब बात पंजाब की। पंजाब में क्या हो रहा है उसके लिए दिल्ली के एक पते पर चलते हैं। यह है कनॉट प्लेस के पास मौजूद मानसिंह रोड पर स्थित कपूरथला हाउस। ये कोठी पंजाब के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। अब आज इस कोठी के बाहर कुछ मूवमेंट दिखा। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, मीडिया भी चाक चौबंद, और कुछ ही देर में कोठी में एक के बाद एक गाड़ियां एंटर होने लगी। इनमें थे आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक और मंत्री। एक गाड़ी में सीएम भगवंत मान और एक गाड़ी में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। कोठी के दरवाजे बंद और मीटिंग शुरू। पंजाब के विधायकों की दिल्ली में मीटिंग हो रही थी। कोई बड़ा कारण रहा होगा, तभी तमाम विधायकों को अपना इलाका और राज्य छोड़कर दिल्ली आकर मीटिंग में शामिल होना पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेताओं से कारण पूछे गए तो कहा, चूंकि पंजाब के एमएलए ने दिल्ली चुनाव में काम किया था तो हार की समीक्षा करने और धन्यवाद ज्ञापन वास्ते उन्हें बुलाया गया। लेकिन और वजह थी जिसकी चर्चा खबरों और अंदर खाने हर जगह थी। क्या पंजाब में मुख्यमंत्री बदल सकता है या आम आदमी पार्टी की सरकार खतरे में है? पंजाब में तख्ता पलट की संभावना पर बात करने के पहले आप ये वीडियो देखिए। No, your friend in the BJP, RP Singh, was saying that Bajwa is in touch with 30 AAP MLAs. What are you doing, Dasso? Chalo, they have been in touch with me for a long time because, see, when I was the Pradesh Congress president, 22 of my people only who were denied tickets by Amrinder Singh were given tickets by the AAP. They are presently MLAs in the Vidhan Sabha. So, you understand fully well, they understand this was just a one-way ticket to the moon. They are not coming in next time. So obviously they are opening their doors. Their doors are quite open. And that Bhagwant Mann could become the new Eknath Shinde. Oh, 100%. He's already there. He may not be having the numbers as yet. See what had happened. Why is Bhagwant Mann upset with Kejriwal? Yeah, obviously they are. Kyun? Why? Because see, because now his own old chief secretary, Pepul Kumar, they are running the show over there. All important all important positions over there, the chief secretary, home secretary, whatsoever, the postings are being done straight by Kejriwal, not by Bhagwan. He just a duck over there. बिल्कुल इसका सारा काम दाम बंद कर दिया। ये है प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस नेता और पंजाब के कादियान से विधायक। इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल के साथ बातचीत में बाजवा दावा कर रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के साथ वही करने वाले हैं जो एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया। दावा यह भी कि पंजाब के लगभग 30 आम आदमी पार्टी विधायक इस समय कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। इसके अलावा बाजवा ने यह भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब की एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। You're saying Kejriwal will fight from Ludhiana? Is that what you're insinuating? राहुल जी, मैं कभी गलत पतंग नहीं उड़ाई। Every single person knows whatever I have said regarding Punjab has always come out true. It is, see, Rahul, I was the first person who put on, I said we would have no alliance with the AAP.
We have been proven right in Punjab, and even at that time I had said we should not have any alliance with the AAP even in Delhi. Had we not aligned in the parliament polls, Congress would have done a much better performance this time. भाजपा के इन दावों ने पंजाब में तख्तापलट की संभावनाओं पर चर्चा गर्म कर दी। इन दावों पर आम आदमी पार्टी डिफेंस मोड में नजर आई और नेताओं ने ये दावे प्रस्तुत किए। देखिए, ऐसा है कि प्रताप बाजवा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमारे एमएलए उनके संपर्क में हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब उनका सगा भाई फतेह जंग सिंह बाजवा बीजेपी में गए थे तो क्या वो अपने भाई के संपर्क में थे? जब संदीप जाखड़ कांग्रेस के एमएलए, जब राजकुमार चब्बेवाल कांग्रेस के एमएलए, जब कांग्रेस को छोड़ के बाजवा साहब की लीडरशिप को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे थे, तब वो उनके संपर्क में थे? उनसे अपने बंदे तो संपर्क में नहीं रहते और हमारे बंदों के वो संपर्क में हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि फूल्स पैराडाइज में रहना आप बंद कीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और वो रोल कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की अगुवाई में बेहतर तरीके से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेशनल कन्वीनर है। समय समय पे ऐसी बैठकें, ऐसी मीटिंग्स पार्टी की होती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है। भाजपा नेताओं ने भी इस डेवलपमेंट पर अपनी बात रखी। कोई डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं। भगवंत मान ड्रग्स को कर्ब करने में फेल हुए हैं, वहां पे उन्होंने जो है करप्शन है और ये सारा 1000 रुपया बहनों माताओं को दे नहीं पा रहे और ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये तो बयान हो गए। अब आज कपूरथला हाउस में जो मीटिंग हुई उसका जिक्र, इसे अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित कंचन वासुदेव की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में केजरीवाल ने कहा सभी विधायक एकजुट रहें और ये भी कि पार्टी के लिए साल 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना हर हाल में जरूरी है। इसके अलावा मीटिंग में केजरीवाल ने पंजाब की राजनीति में एक्टिव होने के संकेत भी दिए। वहां मौजूद एक विधायक ने अखबार से कहा अब उनके पास पहले से ज्यादा वक्त होगा, उनके यानी अरविंद केजरीवाल के पास। वो अपना ज्यादा समय पंजाब की मदद करने में लगाएंगे, काम करवाने में हम अफसरों की मदद लें। अगर अफसर हमारी बात नहीं सुनते तो हम आप संयोजक की ध्यान में बात लाएं। मीटिंग खत्म होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाहर आए और मीडिया से कहा ये बयान। आज पंजाब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे। क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया। क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था, तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। जब पत्रकारों ने सीएम मान से प्रताप सिंह बाजवा के दावों को लेकर सवाल पूछे तो ये टिप्पणी आई। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। सवाल ये भी पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस, हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनको, उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का,
मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते। यानी कुल मिलाकर सीएम मान इस संभावना को नकार रहे थे कि पंजाब में तख्ता पलट या सीएम बदलने जैसी कोई चर्चा हुई। ऐसे में सवाल उठे कि ऐसी बहस शुरू ही क्यों हुई, क्योंकि जब आप अंदर खाने की टोल लेंगे तो भगवंत मान के कुछ आलोचक विधायकों और एक राज्यसभा सांसद का नाम सुनाई देगा, जिन्होंने कथित तौर पर बीते दिनों अरविंद केजरीवाल से मीटिंग की और आग्रह किया कि मान को कुर्सी से उतारा जाए। क्या है सत्य और क्या है संभावना, समझने की कोशिश की जानकारों से। देखिए, जब से दिल्ली सरकार में हार हुई है आम आदमी पार्टी की, एक बड़ा डिबैकल हुआ है, 22 सीटों पर सिमट गई है। पिछली बार काफी ज्यादा सीटें थी। उसके बाद से लगातार पंजाब की आम आदमी पार्टी में भी हड़कंप है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, मोर देन कंफर्टेबल है, क्योंकि इस वक्त उनके पास 94 सीट्स हैं, 117 का हाउस है, लेकिन 94 सीट्स है, जिसमें उसके बाद कांग्रेस के पास 16 है, बीजेपी के पास 2 हैं, श्रोमणी अकाली दल के पास 3 हैं, बसपा के पास 1 है और एक इंडिपेंडेंट है। सो अगर पूरे हाउस को देखा जाए तो नंबर गेम को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो कंफर्टेबली प्लेस्ड है पंजाब के अंदर। हालांकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शॉकर था, बहुत बड़ी डिफीट हुई आम आदमी पार्टी की, और उसके बाद प्रताप बाजवा का एक स्टेटमेंट आया, जिसके बाद से ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि आम आदमी पार्टी में फूट की खबर है। प्रताप बाजवा जो कि कांग्रेस के लीडर हैं और एलओपी हैं पंजाब में, उन्होंने बोल दिया कि 30 एमएलए आम आदमी पार्टी के उनके टच में है। हालांकि आज भगवंत मान ने इसको रविश कर दिया, बोला कि 3.25 साल से बाजवा यही बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी पूरी यूनाइटेड है। लेकिन एक चर्चा छेड़ दी प्रताप बाजवा के इस बयान ने। हालांकि अभी तक वोकली किसी भी आम आदमी पार्टी के एमएलए ने, अगर सिर्फ कुंवर विजय प्रताप की बात छोड़ दी जाए, जो कि रिटायर्ड, जो कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, अमृतसर नॉर्थ से एमएलए बने, उन्होंने जरूर अटैक किया। उन्होंने बोला, वो आज मीटिंग में गए, उन्होंने बोला कि ये जो दिल्ली में हार हुई है, ये पंजाब में हुई पुअर गवर्नेंस का रिफ्लेक्शन है। और ये भी चर्चाएं मनजिंदर सिंह सिरसा ने की और लोगों ने की कि भगवंत मान को बदला जा सकता है। सो अभी इसमें स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज एक यूनाइटेड फेस दिखाने की कोशिश की है। दिल्ली में मीटिंग हुई है। सो पंजाब में उनको कोर्स करेक्शन करना है, कैसे अपनी गारंटीज पूरी करनी है, क्योंकि 1000 रुपया जो महीने का जो इनको विमेन को देना था वो पंजाब में डिलीवर नहीं हुआ, वो सारी चीजें कैसे करनी है, उस पर अब इनको आगे फ्यूचर कोर्स लेने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी, स्पेशली जब टेली मॉडल इनका लोगों ने वहां रिजेक्ट कर दिया है। इस खबर में जो भी डेवलपमेंट होगा ललन टॉप आप तक लेकर आएगा। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर के अखनूर से। यहां पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद लालोलिक इलाके में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। खबरों के मुताबिक शहीद हुए फौजियों के नाम कैप्टन केएस बख्शी और मुकेश हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 11 फरवरी दोपहर 3:30 बजे की है। सेना का एक गश्ती दल केरी बट्टल क्षेत्र में एलओसी के पास निगरानी कर रहा था। इस दौरान आतंकवादियों द्वारा आईईडी विस्फोट किया गया। घटना में सेना के 3 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक घायल जवानों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 जवान शहीद हुए, वहीं एक की स्थिति गंभीर है। घटना के बाद सेना ने अखनूर सेक्टर में अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमले में शामिल आतंकवादियों का पता लगाया जा सके। अगली सुर्खी में बात रणवीर इलाहाबादिया विवाद की। मुद्दा क्या है हमने आपको विस्तार से बताया है, लेकिन तब से लेकर अब तक बवाल बढ़ गया। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद आज मुंबई पुलिस की एक टीम उनके घर पूछताछ के लिए पहुंची। हमारे को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है कि हम लोग बीट मास्टर है, इसलिए हम लोग उनको देखना पड़ता है। रणवीर इलाहाबादिया का घर आप लोग को पता होगा, कोई केस चल रहा है उसको लेकर? घर तो पता है, केस चल रहा है नहीं चल रहा है वो तो अभी हमें भी पता नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या उधर किया है, क्या हमें क्या पता चलेगा। इसके अलावा असम के गुवाहाटी और मध्य प्रदेश के इंदौर में भी उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई। ये तो पुलिस कचहरी की बात हुई। अब ये मुद्दा संसद भवन भी पहुंचा। संसद में शिवसेना के ठाणे सांसद नरेश गणपत महस्के ने इस विवाद को उठाया और मांग की कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संसदीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति भी रणवीर इलाहाबादिया को तलब करने की योजना बना रही है। ध्यान रहे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस पैनल की सदस्य है, जिन्होंने खुलकर रणवीर के कमेंट्स की आलोचना की। अगली सुर्खी आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सोमवार 10 फरवरी को आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया कि उन्होंने घोषित अपराधी की गिरफ्तारी में बाधा डाली, पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें धमकी दी। एफआईआर के मुताबिक दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की एक टीम इंस्पेक्टर सुनील कलखंडे के नेतृत्व में 10 फरवरी की शाम जामिया नगर इलाके में केस के आरोपी शावेज खान को गिरफ्तार करने गई। इस दौरान जब पुलिस शावेज से पूछताछ कर रही थी, तभी स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह 20-25 लोगों के साथ पहुंचे और बोले, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की?
उन्होंने और उनके साथियों ने हमें धक्का दिया, मारपीट की और धमकी दी कि कोई नहीं जान पाएगा कि तुम लोग कहां चले गए और तुम्हारे और पुलिस और कोर्ट के कागज यहीं रह जाएंगे। एफआईआर में आगे कहा गया, अमानतुल्लाह खान ने पुलिसकर्मियों को धमकी देते हुए कहा कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे खिलाफ एक और मामला दर्ज हो जाए, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और कोई गवाह तक नहीं मिलेगा, अगर कोई मिला भी तो मैं खुद देख लूंगा। इसके बाद बकौल पुलिस अमानतुल्लाह खान और उनके साथियों ने पुलिस टीम से धक्का मुक्की की, शावेज को छुड़ाया और वहां से भगा दिया। इसके बाद अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ उसमें सरकारी काम में बाधा, दंगा भड़काना और आपराधिक धमकी देने की धाराएं हैं। तमाम धाराओं की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एफआईआर में अमानतुल्लाह खान के 3 सहयोगियों लद्दन, मुनीर और फरमान का भी नाम दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने भी क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मारपीट की। इस मामले में मोड़ तब आया जब 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस इस केस के सिलसिले में आप विधायक से पूछताछ करने उनके आवास पहुंची और वो आवास पर नहीं मिले। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया। अगली सुर्खी में बात ईवीएम की। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 11 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रिलोड न करें, न कोई डेटा डिलीट करें। सीजीआई ने कहा यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, 5 बार के विधायक लखन कुमार सिंगला और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी। उन्होंने कोर्ट से ईवीएम की जांच के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की मांग की थी। ये भी कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम के 4 कंपोनेंट्स कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट की ओरिजिनल बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए पॉलिसी बनाए, जिस पर आज सुनवाई हुई और ये आदेश आया। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। 3 लोग भी थे। 3 लोग लूना का इंजन में आग पकड़ लिया। कुछ दूरी चलने के बाद खैर किसी तरीके से हम पहुंचे। अनाउंसमेंट शुरू हुआ कि अब आ गए खान क्रिकेट क्लब। जस्ट रेगुलर डे ऑफ खानचास अडल्टहुड। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे सलमा, खड़ी खड़ी अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। याद है नसीरुद्दीन साहब? मंगा लूं भरी भरी बिहार में ही होता है मखाना, और कहीं होता है क्या? पता नहीं, बिहार में ही होता है। लेकिन मेरा यहाँ पे दूसरा है कि सुपर फूड बोलते हैं उसको। हाँ, पहले कोई नहीं खाता था, अब सब मखाना खाते। तो बचपन से घृणा करते थे उससे जो महक आती थी ना, वो राइम करती थी।